नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हूँ, जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10th में OMR शीट में भरना होता है, वो 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं में से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ, जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आप सभी लोगों को कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो हमें बताना है दोस्तों, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे अधिकतम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिर्फ केवल एक ही उत्तर लिया, जो उसका राइट आंसर होता है। 4 विकल्प नहीं लिए। यहाँ पे जो उसका राइट आंसर होगा उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग याद करे रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो देखिए, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग के लिए। देखिए दोस्तों, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम बैगनी रंग के लिए होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति है, या प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधा होता है। दोस्तों, मैंने कल आप सभी लोगों को बताया था कि अवतल दर्पण में हमारी 6 स्थितियां बनती है और उत्तल दर्पण में हमारा एक स्थिति बनती है। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति आभासी व सीधा होता है। आभासी व सीधा होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाता है। तो दोस्तों, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी व छोटा बनाता है। देखिए दोस्तों, अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी व छोटा बनाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारा दर्पण दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। उसी प्रकार हमारा लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस भी हमारा हो जाएगा। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए, कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता। तो आप लोग इस पर IMP लिख लें, यानी कि इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर काला हो जाएगा, कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है। क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है। तो दोस्तों, क्रांति कोण का मान किस रंग के लिए अधिकतम होता है, वही हमें लिखना है। तो क्रांति कोण का मान बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है, तो क्रांति कोण का मान अधिकतम बैगनी रंग के लिए होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करता है। तो दोस्तों देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति अपने चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करता है। दूरदृष्टि दोष से निवारण के लिए व्यक्ति अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, और जबकि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, दूर दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। देखिए दोस्तों, जो दोष रहेगा वहां की वस्तु नहीं दिखाई देती, यानी कि जब हम दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे, दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई देगी और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी। और जबकि निकट दृष्टि दोष में हमारा यह होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी।
तो निकट दृष्टि दोष में हमारा निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर का नहीं। और निकट और दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देगा, निकट का नहीं। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं हम, जबकि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो देखिए दोस्तों, बैगनी रंग के लिए कांच के अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग के लिए प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो देखिए दोस्तों, बैगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, यह भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और दोस्तों, यदि पूछे कि किस रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे न्यूनतम होता है, तो दोस्तों लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे न्यूनतम और बैगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिकतम होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यह भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और दोस्तों देखिए, रेगिस्तान में मरीचिका की घटना भी हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होती है। और आकाश का रंग नीला हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और देखिए दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता हमारा माइनस में होता है और उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होता है। अवतल लेंस की क्षमता माइनस होती है और उत्तल लेंस की क्षमता प्लस होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर यानी कि पी होता है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, लेंस की क्षमता पी तथा फोकस दूरी एफ में संबंध बताइए। लेंस की क्षमता पी तथा फोकस दूरी एफ में संबंध बताइए। तो देखिए दोस्तों, लेंस की क्षमता पी इक्वल टू होता है 100/f। लेंस की क्षमता पी इक्वल टू 100/f। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पी लेंस की क्षमता है और एफ हमारा फोकस दूरी है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और हमने यहाँ पे आपको लेंस की क्षमता के बारे में भी बता दिया कि लेंस की क्षमता का मात्रक हमारा डायोप्टर हो जाएगा और लेंस की क्षमता को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। और लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध होता है कि पी बराबर एफ 100/f। पी बराबर 100/f हो जाएगा। और यहाँ से हम एफ निकालेंगे तब हमारा हो जाएगा 100/p। और देखिए दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता हमारा माइनस और उत्तल लेंस की क्षमता प्लस होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा लिखिए। प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा लिखिए। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे इसमें प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा। तो दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा जब लिखेंगे, आपको चाहे जिस भी टॉपिक पर परिभाषा लिखने का है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में, तो आप लोग पहले हेडिंग डालेंगे। जैसे यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा हमें लिखने को कहा है, तो हम पहले ब्लैक स्केच से वहाँ पे प्रकाशिक केंद्र हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद उसमें नीली पेन से लिखेंगे, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा समझ में आया होगा कि लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी है। स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी है। तो दोस्तों स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी हमारा 25 सेंटीमीटर होता है और दूरतम बिंदु हमारा अनंत होता है। यदि पूछे कि स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो दोस्तों स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी या फिर दूरस्थ बिंदु हमारा अनंत पर होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। तो यह भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो दोस्तों स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर। और यदि पूछे कि स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कहाँ होता है, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, या दूरी भी पूछेगा तब भी 25 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, नेत्र लेंस होता है, यानी कि नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है वही हमें बताना है। तो दोस्तों नेत्र लेंस की प्रकृति हमारी अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब कीड़ों को इकट्ठा करना और अपसारी का मतलब कीड़ों को फैला देना। तो नेत्र लेंस की प्रकृति होता है अभिसारी, यानी कि यह कीड़ों को हमारा एकत्रित करेगा और अपसारी जो रहेगा वह कीड़ों को फैला देगा। फिर हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यह क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को कल भी कराया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। संयुग्मी फोकस संभव है केवल कौन से दर्पण में? तो दोस्तों संयुग्मी फोकस केवल हमारा अवतल दर्पण में संभव होता है। संयुग्मी फोकस संभव होता है केवल तो अवतल दर्पण हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। तो देखिए दोस्तों फोकस दूरी f इक्वल टू होता है r/2। फोकस दूरी f इक्वल टू r/2 होता है। अब यहाँ से यदि आप r का मान निकालना चाहें तो r इक्वल टू हो जाएगा 2f। यदि ऑप्शन में f बराबर r/2 ना दिया हो तो यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे तो r बराबर हो जाएगा 2f। अब देखिए दोस्तों f बराबर r/2, यहाँ पे f हमारा फोकस दूरी है और r वक्रता त्रिज्या है। तो दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को फिजिक्स के अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। अब हम लोग आगे केमिस्ट्री के बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों केमिस्ट्री में का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान हमारा 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का मान यहाँ पे पीएच मान हमें पूछा है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा 7 से कम। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को बताती हूँ कि विलयन कब अम्लीय रहेगा, कब क्षारीय रहेगा और कब उदासीन रहेगा। यदि विलयन का पीएच मान हमारा 7 से कम रहेगा तो वह विलयन अम्लीय होता है, और विलयन का पीएच मान 7 से अधिक रहेगा तो वह क्षारीय रहेगा, और 7 रहने पर उदासीन रहता है। तो देखिए दोस्तों 7 से जब कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो वह विलयन हमारा अम्लीय रहेगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, और 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो विलयन की प्रकृति हमारा क्षारीय हो जाएगा। 7 से अधिक है तो विलयन की प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, और 7 है तो विलयन हमारा उदासीन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा पूछता भी है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है तो जल हमारा उदासीन होता है। तो देखिए दोस्तों 7 से कम जब रहेगा तो वह विलयन अम्लीय रहेगा, और 7 से अधिक रहेगा तो विलयन, यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन की प्रकृति अम्लीय हो जाएगी, और यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो विलयन की प्रकृति क्षारीय हो जाएगी,
और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो उसे हम उदासीन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और जल हमारा उदासीन होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को आशा करती हूँ कि अम्ल, क्षार और उदासीन में समझ में आया होगा कि कब विलयन की प्रकृति अम्लीय और कब विलयन की प्रकृति क्षारीय और कब विलयन की प्रकृति उदासीन होती है। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि 7 से कम रहने पर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम रहने पर अम्लीय होता है विलयन, और 7 से अधिक रहने पर विलयन क्षारीय होता है, और यदि 7 रहता है तो विलयन उदासीन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पूछा था कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है, तो दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है, यानी कि पोटास एलम को ही हम फिटकरी कहते हैं। तो पोटास एलम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, यानी कि हम फिटकरी की का सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है फिटकरी का सूत्र होता है हमारा K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो दोस्तों, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम विरंजक चूड़ का प्रयोग करते हैं। विरंजक चूड़, तो विरंजक चूड़ का सूत्र हो जाता है CaOCl2। CaOCl2, यानी कि इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं। विरंजक चूड़ का सूत्र होता है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूड़ का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी पदार्थ है। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो दोस्तों, बहते हुए खून को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी पदार्थ फिटकरी हो जाएगा। और फिटकरी का सूत्र मैंने यहाँ ऊपर आप लोगों को बताया, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए कि K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O हमारा फिटकरी का सूत्र हो जाएगा। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, नवसाधर का रासायनिक सूत्र क्या है। नवसाधर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, नवसाधर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। NH4Cl है, यानी कि NH4Cl को हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। यानी NH4Cl को रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, नवसाधर का सूत्र NH4Cl होता है और NH4Cl का रासायनिक नाम यदि पूछे तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा NH4Cl का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, खाने की सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 NaHCO3 का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। NaHCO3 का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए दोस्तों, NaHCO3 का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट हमारा खाने की सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। रासायनिक सूत्र हमारा NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 और NaHCO3 का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। और यदि इसका रासायनिक नाम कहे तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
डेकाहाइड्रेट। देखिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। Na2CO3 इंटू 10H2O का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है संकर लवण है। संकर लवण है तो दोस्तों संकर लवण Na3FeCN का होल 6 हमारा संकर लवण है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं तो दोस्तों कांसे की प्रतिमाएं कॉपर और टिन की बनी होती हैं। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं तो कांसे की प्रतिमाएं कॉपर और टिन की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन की। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे SO2 का जलीय विलयन कहलाता है। SO2 का जलीय विलयन कहलाता है तो हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। SO2 का जलीय विलयन सल्फ्यूरस अम्ल कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। SO2 का जलीय विलयन सल्फ्यूरस अम्ल कहलाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है पीतल है। तो देखिए दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल है तो पीतल हमारा हो जाएगा मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह होता है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह होता है तो देखिए दोस्तों, ब्यूटेनोन में हमारा ओन जुड़ा है, यानी कि CO समूह इसमें उपस्थित है। CO का मतलब कीटोन समूह हो जाएगा। तो ब्यूटेनोन में हमारा क्रियात्मक समूह CO हो जाएगा, यानी कि CO का मतलब हमारा कीटोन समूह होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है एस्टिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। एस्टिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है तो दोस्तों एस्टिक अम्ल में क्रियात्मक समूह COOH हो जाएगा। एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है हमारा, एस्टिक अम्ल का सूत्र रासायनिक CH3COOH। एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है और इसमें क्रियात्मक समूह पूछा है तो देखिए दोस्तों, यही बाद वाला COOH हमारा क्रियात्मक समूह हो जाता है। COOH क्रियात्मक समूह, यानी कि यह हमारा ओइक समूह है। ओइक समूह, इसमें ओइक जुड़ता है। तो एस्टिक अम्ल में हमारा क्रियात्मक समूह COOH हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एंटीमनी है। एंटीमनी है तो देखिए दोस्तों, एंटीमनी उपधातु होता है। एंटीमनी उपधातु है तो उपधातु का मतलब होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम एंटीमनी उपधातु कहते हैं। उपधातु वह होता है, उपधातु की परिभाषा हो जाएगा दोस्तों, जिस भी तत्व या जिस भी धातु में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है तो दोस्तों दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है तो दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। फिर अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है तो दोस्तों लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है NH4Cl उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, देखिए दोस्तों प्रतीक है NH4 में टूटेगा, NH4 प्लस में और Cl माइनस में अभिक्रिया है तो देखिए दोस्तों यह चिन्ह हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है तो यह अभिक्रिया हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा। NH4Cl NH प्लस में और Cl माइनस में टूटा है तो यह अभिक्रिया हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है अपचायक वे पदार्थ हैं जो। अपचायक वे पदार्थ हैं जो तो हो जाएगा अपचायक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और उपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। देखिए दोस्तों, अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और जबकि उपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एक विलयन का pH मान 5 है तो यह विलयन है। देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को अभी बताया था कि यदि विलयन का pH मान
7 से कम रहेगा तो वह अम्लीय रहेगा। अब यहाँ पे हमारा विलयन का पीएच मान 5 दिया है, यानी कि 7 से कम दिया है, तो यह विलयन हमारा अम्लीय हो जाएगा। इस विलयन की प्रकृति भी अम्लीय हो जाएगी। क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन या भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा शोषी वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा शोषी वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा शोषी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, और ऊष्मा छेपी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। देखिए दोस्तों, ऊष्मा शोषी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, और जबकि ऊष्मा छेपी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया, हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके प्रकार भी लिखिए। हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके प्रकार भी लिखिए। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन व कार्बन दोनों उपस्थित हों। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन व कार्बन दोनों उपस्थित हों। तो दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का परिभाषा लिखेंगे, जिसमें केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन की संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एवं कार्बन के संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और इसके प्रकार होते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्केन एल्कीन तथा एल्काइन का सूत्र लिखिए। एल्केन एल्कीन तथा एल्काइन का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों देखिए, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+ में 2। एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n+ में 2। फिर एल्कीन का सूत्र हो जाएगा CnH2n, और एल्काइन का सूत्र हो जाएगा CnH2n- में 2। देखिए दोस्तों, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का मतलब होता है जब कार्बन कार्बन के बीच एक बंध होता है तो उसे हम एल्केन कहते हैं, और एल्कीन जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसे एल्कीन कहते हैं, और एल्काइन हमारा हो जाएगा जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। तो एल्कीन का फार्मूला हो जाएगा CnH2n+ में 2, और एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का CnH2n- में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों, आगे हम बायो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिया है क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए दोस्तों, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, या हीम के कारण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हीम के कारण। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए दोस्तों, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। तो दोस्तों, गर्मियों के दिनों में पौधे वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण दोपहर में मुरझा जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो गर्मियों के दिनों में पौधे मुरझा जाते हैं उसका कारण होता है कि वाष्पोत्सर्जन की अधिकता होती है। वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण गर्मियों के दिनों में दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। तो दोस्तों, एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है। देखिए दोस्तों, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग, जिसको हम लोग डायबिटीज या शुगर रोग कहते हैं, तो हार्मोन की कमी के कारण, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को यदि इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो उसे मधुमेह रोग यानी कि शुगर रोग हो जाता है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है वही हमें लिखना है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल पर पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल पर पाया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य के मुख में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्य के मुख में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। फिर हमारा अगला है मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या होती है। तो दोस्तों मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या 8 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। फिर अगला क्वेश्चन है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो दोस्तों फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाएं अलिंद में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में प्रयुक्त उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क हो जाएगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो वृक्क मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। फिर अगला क्वेश्चन है आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को कहा जाता है। तो दोस्तों आहार नाल की पेशी संकुचन को क्रमाकुंचन कहा जाता है। आहार नाल की पेशी संकुचन को कहा जाता है। तो आहार नाल की पेशी संकुचन को क्रमाकुंचन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यकृत परिवर्तित करता है। यकृत परिवर्तित करता है। तो दोस्तों यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत परिवर्तित करता है। तो यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत परिवर्तित करता है। तो यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों विटामिन सी का अच्छा स्रोत संतरा हो जाएगा। विटामिन सी का अच्छा स्रोत संतरा हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है पौधों में पत्तियों से बने हुए खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है। पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है। तो देखिए दोस्तों खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। और यदि जल का हस्तांतरण पूछे तो जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा जल का हस्तांतरण होता है और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है। तो पौधों में पत्तियों से बने हुए खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण फ्लोएम के द्वारा होगा और जल का हस्तांतरण हमारा जाइलम के द्वारा होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन क्रिया का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन क्रिया का उत्पाद है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों प्रकाश अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। प्रकाश अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है और जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। देखिए दोस्तों प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में और जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस का निर्माण होता है। तो दोस्तों पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। देखिए दोस्तों अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में और जबकि प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा है। तो दोस्तों ऊर्जा की मुद्रा एटीपी है। ऊर्जा की मुद्रा है। तो दोस्तों ऊर्जा की मुद्रा एटीपी है। यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म पूछे तो हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का पूछे तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट।
एटीपी का हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई होती है। मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई होती है तो दोस्तों हो जाएगा मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर। मनुष्य में ग्रास नाल की लंबाई तो 25 से 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या होती है। मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या होती है तो दोस्तों मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या 20 होगी। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया है तो देखिए दोस्तों, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया प्रकाश संश्लेषण होते हैं। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, परागकणों का पराग कोशों से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण कहलाता है। परागकणों का